कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, नॉट मिन्नास। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप एक खैर की उम्मत हो, बिल्कुल। और आपको लोगों के लिए उठाया गया है। उखरिजत लिन्नास, फॉर द पीपल, नॉट फ्रॉम द पीपल। आदाब, आवाज़ द वॉइस के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका खुश आमदीद है। आज जो मेरे मेहमान इस पॉडकास्ट में हैं, ये बेहद ख़ास हैं, अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में अगर कोई डिज़ास्टर आए, किसी तरह की परेशानी आए, तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ मदद के लिए मौजूद होती है। ये एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हैं, इस्लामिक काउंसलर भी हैं और पेरेंट एजुकेटर भी हैं। मुस्तफ़ा ताइब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। आपसे जानना चाहूँगा कि बिफोर स्टार्टिंग आवर पॉडकास्ट कि मुस्तफ़ा ताइब साहब हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बताएं कि तालीम कहाँ से शुरू हुई, कहाँ की पैदाइश है और किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। इन शॉर्ट, मेरी जो तालीम मुकम्मल हुई है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है, और मेरा ताल्लुक़ वहीं के एक छोटे से गांव जो डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में ही होता है, कौड़ियागंज, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, वहीं मेरी पैदाइश हुई है। उसके बाद फिर तालीम का सिलसिला अलीगढ़ से शुरू हुआ, और उसके बाद फिर दो चीज़ों ने मुझे, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, दो चीज़ें ऐसी थीं जो कि एक तो कुरान की आयत और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जी। जिसने मुझे इस राह पर चलने पर मजबूर कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। कुरान की आयत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, नॉट मिन्नास। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप एक खैर की उम्मत हो, बिल्कुल। और आपको लोगों के लिए उठाया गया है। उखरिजत लिन्नास, फॉर द पीपल, नॉट फ्रॉम द पीपल। ट्रू। तो ये जो लाइन थी ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी कि मतलब इसका मतलब ये है कि वो जो पर्पस पैदाइश हमें दिया गया, वो उस लाइन के ज़रिए, कुरान की आयत के ज़रिए से जो है वो खुल के मेरे सामने आया। तो एक तो ये टर्निंग पॉइंट था। दूसरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी कि ये उम्मत जो है वो जिस्म की मानिंद है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होता है तो पूरा जिस्म उसकी हरारत को महसूस करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके हाथ में पेन है और आप आराम से सो रहे हैं, क्योंकि आपको मतलब नहीं हाथ में तो दर्द है, तो आप पूरी रात बेचैन रहेंगे। तो क्या वजह है कि इंसानियत और उम्मत इस वक्त तकलीफ़ में है, और एक इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में ही जो है वो गुम रहे। ऐसा नहीं हो सकता। तो इस हदीस ने भी मुझे जो है वो बड़ा मोटिवेट किया और मजबूर किया कि इंसानियत के लिए कुछ काम किया जाए, कौम और मिलत के लिए कुछ काम किया जाए। आपने ज़िक्र किया कि इंसानियत के लिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इंसानियत के लिए काम करते हैं, अपने आप को दूसरों के लिए वक्फ करते हैं। आप माशाल्लाह से वो काम कर रहे हैं। तो कब से आपने एक्टिविज़म, सोशल वर्क शुरू किया? ये तकरीबन 2008 से, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और उसके बाद फिर कुछ हल्का फुल्का एक्टिविज़म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। उसके बाद बीच में मुझे एक ऑफ़र आया सऊदी अरब का, तो फिर मैं चला गया सऊदी अरब, पूरी टीम को यहाँ छोड़ के। बाद में फिर जब मैं चला गया, लेकिन वो दिल में जो एक लौ लगी हुई थी, जो आग जली थी ना, कि इस कौम के लिए, इंसानियत के लिए कुछ करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। मुल्क के लिए कुछ करना है, तो वहाँ जाके ऐसा हो गया जैसे कि एक रोबोट की ज़िंदगी होती है कि आप सुबह उठें, ऑफिस जाएं, ऑफिस जाने के बाद फिर शाम में घर आ जाएं, और महीने के एंड में आपको सैलरी मिल जाती है। ये लाइफ जो है वो बन के रह गई थी। तो एहसास हुआ कि क्या मैं रोबोट हूँ? मैं रोबोट तो नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ। और इंसान जो है वो जब इस दुनिया में पैदा होता है तो वो किसी मकसद के साथ पैदा होता है। वो उसकी लाइफ मीनिंगफुल होती है, मीनिंगलेस नहीं होती है। तो फिर मैं वापस आया। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था मेरा। मैं 1 साल में उस कॉन्ट्रैक्ट को 5,500 रियाल फाइन दे के फिर इंडिया वापस आया, और फिर दोबारा से मैंने ये काम शुरू किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने ज़ैतूना फाउंडेशन, जो हमारी एनजीओ है, उसको रजिस्टर कराया, और उसके अंडर में फिर काम करना शुरू किया। और इससे पहले भी हम लोग काम कर रहे थे। हम लोगों ने
आसाम के अंदर काम किया, हमने मुज़फ़्फ़रनगर के अंदर काम किया, हमने कश्मीर के अंदर काम किया। अभी रिसेंटली पंजाब में फ्लड आया था, वहाँ हमारी फाउंडेशन ने काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी, और इस वक्त आसाम फिर दोबारा से फ्लड की चपेट में है, तो वहाँ भी सीड फाउंडेशन के अंडर में उसके साथ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। तो जहाँ भी कुछ की ज़रूरत होती है तो मतलब हम लोग वहाँ हाजिर हो। आपने ज़ैतूना फाउंडेशन का ज़िक्र किया, तो कब आपने इसको रजिस्टर किया और किस मकसद के साथ, और मेजरली क्या-क्या काम आपने इसके थ्रू अंजाम दिए? बेसिकली ये कोविड के टाइम पे हमने रजिस्टर कराया था, कोविड से जस्ट पहले रजिस्टर कराया था। और कोविड में तो फिर ज़रूरत थी, लोगों को राशन बाँटना है, लोग बहुत परेशान थे, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि कोविड में क्या हाल था। तो वहाँ काम किया उसमें हमने, और इसके अंडर में हम लोग जो एजुकेशन पे भी काम करते हैं, लोगों की हेल्थ पे भी काम करते हैं, और ड्रग एडिक्शन कैंपेन्स आप ड्रग्स पे भी काम करते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने इस वक्त स्टेट लेवल पे एक एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है, जिसकी शुरुआत हमने अलीगढ़ से की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ में काम चल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अलीगढ़ में एक छोटा सा रिहैब सेंटर है, वहाँ भी मैं जाता हूँ, वहाँ पे ग्रुप काउंसलिंग और इंडिविजुअल काउंसलिंग भी करता हूँ। इस वक्त अगर ड्रग्स की बात करें तो कितना किस सेक्टर को ज़्यादा, यूथ को क्या इन्वॉल्व कर रहा है, बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है या बुजुर्गों को आपके मुताबिक, और किस पैमाने पे ये फैल चुका है ड्रग? देखिए, मेरी जो अपनी रिसर्च कहती है वो ये है कि इंडिया के अंदर पहले नंबर पे पंजाब, जी। वहाँ भी मतलब यूथ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी सोसाइटी का यूथ बर्बाद हो गया तो उस सोसाइटी का आने वाला मुस्तकबिल बर्बाद हो गया, वो खराब हो गया, अनडाउटली। है ना। तो कोशिश तो हमारी ये भी है कि हम पंजाब में भी काम करें। उसके बाद फिर हमें पता चला कि पंजाब के बाद जो दूसरा स्टेट है जहाँ पंजाब के पास सबसे ज़्यादा नशा इस वक्त है, और वो यूथ में, वो है मेवात। मेवात। मेवात में हमारी टीम गई, हम लोग गए, कुछ दिन हम लोग रहे, वहाँ काम किया, लोगों से मिले, वहाँ के जो जिम्मेदार थे उनसे हमने बात की। लेकिन चूंकि हम लोग यूपी में रहते हैं, तो हमने सोचा कि स्टार्टिंग इसकी स्टेट लेवल पे यूपी से की जाए। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी ये प्लानिंग है कि यूपी के बाद हम लोग मेवात ही मूव करेंगे। जब आप ये एंटी ड्रग कैंपेन्स वगैरह करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा सपोर्ट रहता है? यूपी पुलिस हो, यूपी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट हो, तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है आपको वहाँ से? अभी तक तो हमने अप्रोच किया नहीं है, लेकिन जिस तरीके का इस वक्त जो अलीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत पॉजिटिव है इन सब चीज़ों को लेके, और मैं बहुत तारीफ़ करूँगा, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार, जो इस वक्त वहाँ एसएसपी हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, जादौन करके हैं, तो मैंने उनकी वीडियो देखी, और वो मतलब बहुत रेयर वीडियो थी, और मैंने कभी नहीं देखा। हो सकता है होते हों ऐसे लोग, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि एक एसएसपी स्लम के बच्चों के साथ अपने ऑफिस में बैठा है और उनको समझा रहा है। मैं कहूँगा समझा रहा है, उनकी तरबियत कर रहा है कि आप नशा छोड़ दें, नशा ना करें। तो ये मेरे लिए बड़ा मतलब एक पॉजिटिव साइन था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकता हूँ, उनसे हेल्प की उम्मीद कर सकता हूँ। तो ये ड्रग्स के मुतालिक हमने बात की, दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं आप, जी। तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होने के नाते आपके पास बहुत सारी कहानियाँ होंगी। कोई ऐसी कहानी जो आप हमारे ये जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुँचाना चाहोगे इस टॉपिक को लेके? एक्चुअली इन सारी जो चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जी। या आगे भी आप मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे, तो मेरे नज़दीक और मेरे दिल के बड़े करीब एक स्टोरी है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं डेफिनेटली सुनाना चाहूँगा। डेफिनेटली। और वो बेसिकली इंसानी प्रॉब्लम का एक रूट कॉज है। कहानी कुछ तरीके से है कि, और होता ये है कि मैं जहाँ भी मेरे लेक्चर्स वगैरह होते हैं, तो मैं ज़रूर में इसको जो है वो शेयर करता हूँ लोगों के साथ। होता ये है कि एक पुराने ज़माने में, बहुत पुरानी बात है, कि एक इंसान अपने घर से निकलता है, शहर में कुछ काम होता है उसको, और वो शहर से जब काम करके वापस आता है, तो आने जाने का इतनी सहूलत नहीं थी जो कि आज है। पैदल सफ़र किया करते थे, या घोड़े वगैरह हुआ करते थे, लेकिन वो इंसान गरीब था, चूँकि तो इतना उसके पास इस्तात नहीं थी कि वो इस तरह की चीज़ें जो कि वो पैदल ही सफ़र करता था। वापस जब लौटने पे रास्ते में वो थक चुका था, तो सोचा कि मैं किसी पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ।
उसने एक पेड़ देखा और वो लेट गया। अचानक उसकी नज़र पेड़ की टहनी पे पड़ी। वहाँ देखा कि एक बाज बैठा हुआ है। थोड़ी देर वो उसे देखता रहा। उसने देखा कि बाज ने एक अंडा दिया है और अंडा देके वो बाज उड़ के कहीं चला गया। उस इंसान ने सोचा कि शायद ये बाज जो है वो अपने खाने पीने का इंतजाम करने के लिए गया होगा। वो बैठा रहा, वेट करता रहा। उन्हें कहा कि कोई अंडे को नुकसान ना पहुंचा दे, तो मैं इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे मुंह मत लूँ। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, लेकिन बाज वापस लौट के नहीं आया। अब उसको भी देर हो रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बाज जो है वो उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, अब वो वापस नहीं आएगा। उसने फिक्र के साथ, हमदर्दी में, मोहब्बत में उस अंडे को अपने साथ लिया ताकि उसे कोई तोड़ ना दे, कोई नुकसान ना पहुंचाए, और वो अपने घर चला गया। घर जब पहुंचा तो उसके घर के पीछे उसने काफ़ी और भी जानवर पाले हुए थे। मिसाल के तौर पे बकरियां थी और मुर्गियां थी, जी। कबूतर थे, बहुत सारे जानवर थे। उसने उस अंडे को ले जाके वहाँ उनके बीच में रख दिया। कुछ दिन बाद उस अंडे से एक बाज का बच्चा निकला और वो बाज का बच्चा वहाँ उन्हीं लोगों के साथ परवान चढ़ता रहा, परवरिश पाता रहा, रहता रहा। रहते रहते तो वो बड़ा होने लगा। उन्हीं के साथ खेलता था, उन्हीं के साथ बात करता था, उन्हीं के साथ खाता था, उन्हीं के साथ सोता था। वो सारे काम उन्हीं के साथ कर रहा था। जब कुछ महीने गुजर गए और बाज थोड़ा सा बड़ा हुआ वो बच्चा, तो अचानक उसकी नज़र आसमान में पड़ी। आसमान में उसकी नज़र पड़ी तो उसने देखा कि एक बाज आसमान पे बहुत ऊंचाई पे बहुत मस्ती में उड़ रहा है। उसे देख के बहुत अच्छा लगा। वो देखता रहा, घंटों गुजर गए उसे देखते देखते। जब वो थक गया तो उसने अफसोस में अपनी गर्दन नीचे की और वो तारीखी जुमला बोला। उसने गर्दन नीचे करते हुए उसने बोला कि काश मैं भी बाज होता। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आज की इंसानियत की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन छिपा हुआ है। बहुत ही अच्छी कहानी आपने कही। तो आपके जो प्रोफाइल में पेरेंट एजुकेटर भी हैं आप, जी। तो वो क्या डीलिंग रहती है, लाइक व्हाट इज़ दिस पेरेंट बीइंग ए पेरेंट एजुकेटर, एंड मोस्टली आप किस सेक्टर के साथ डील करते हैं और क्या कुछ बेसिकली हमारा मानना ये है हम्म, कि बच्चों की तरबियत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया जी, कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है ना। ट्रू, अब जो फितरत पे पैदा हो रहा है तो वो तो सही ट्रैक पर है, सही रास्ते पर है। ट्रू, उसकी क्या तरबियत करेंगे आप? यानी कि जिसके अंडर में वो बच्चा है, खराब तो उन्होंने अपने आप को किया हुआ है, प्रॉब्लम्स तो उनके साथ हैं। तो ये जो पेरेंट एजुकेटर जो हम बात कर रहे हैं इसकी, उसके पीछे फिलॉसफी ही यही है कि हम बेसिकली तरबियत और तरबियत के उसूल पेरेंट्स और टीचर को सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चा 2 जगह होता है, या तो माँ बाप के साथ होता है या फिर स्कूल में टीचर्स के साथ होता है। तो उस बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, किस एज पे उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये पता होना वालिदैन को और टीचर्स को बहुत ज़रूरी है। तो जब भी किसी बच्चे की काउंसलिंग मेरे पास आती है, पेरेंट्स लेकर आते हैं, तो मैं बच्चे को कह देता हूँ कि आप हट जाइए, वालिदैन को मेरे सामने लेकर आइए। वालिदैन से जब बात होती है तो प्रॉब्लम बच्चे में नहीं निकलती है, असल में प्रॉब्लम वालिदैन में निकलती है। बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं। ये जो आपने ज़िक्र किया कि पेरेंट्स की काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट वगैरह, फ़ोन से कनेक्ट रहते हैं बच्चे, तो मतलब हाउ दिस ऑल किस तरह से ये इम्पैक्ट करता है बच्चों पे की ज़हानत पे, और कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं? अब तो इस पे बहुत लिटरेचर, बहुत पेपर और बहुत बात हो रही है कि सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी, फ़ोन किस तरीके से बच्चों के, और सिर्फ बच्चों के ही नहीं, इंसानों को किस तरीके से ट्रू, उनके बिहेवियर को, उनके ब्रेन को, उनके डीएनए को, बात बहुत लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट, किस तरीके से ऑल्टर कर रहे हैं। ट्रू, तो इसमें तो कोई छुपी रखी बात रह नहीं गई है। तो उसमें हम कोशिश हमारी रहती है कि किसी तरीके से इंसानों को नेचर के साथ कनेक्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि ये इंसान नेचर पे पैदा हुआ है, लिहाजा इसका बहुत गहरा ताल्लुक है नेचर के साथ। ये आर्टिफिशियल दुनिया से आप जिस दिन उसको निकाल के नेचर के साथ कनेक्ट कर देंगे, जो नेचर उसके अंदर भी मौजूद है, तो मुझे लगता है कि बड़ी आसानी हो जाएगी इन चीज़ों से दूर रहना, या इनको उस तरीके से इस्तेमाल करना
कि इसको सिर्फ इस्तेमाल की चीज़, काम की चीज़ समझा जाए, ना कि इसको अपने ऊपर हावी कर लिया जाए। इसका एडिक्ट मतलब होना जो है वो बहुत नुकसानदेह है। एक बच्चे को अच्छी तरबियत देने के लिए एक माँ का, एक पेरेंट का क्या रोल रहना चाहिए, क्या रूटीन रहना चाहिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसका फ्यूचर बेस्ट बनाने के लिए क्या रूटीन रहना चाहिए एक माँ का और एक पेरेंट का? देखिए, वालिदैन जो बच्चे का जो पहला स्कूल होता है, वो वालिदैन का जो माहौल है वो होता है, उसका घर होता है। घर में जो भी कुछ हो रहा होगा, वो इमिटेट करेगा उसको, वो उसको एडॉप्ट करेगा, वो उसको सीखेगा, बिल्कुल। है ना? तो अब डिपेंड करता है कि माँ-बाप किस तरीके से उस घर के अंदर रह रहे हैं, उनके अंदर कौन-सी वैल्यूज़ हैं, वो उनका जो क्लॉक है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक है या मैकेनिकल क्लॉक है, वो अपनी ज़िंदगी किस क्लॉक के तहत गुजार रहे हैं। यानी कि सोना कब है, जागना कब है, उठना कब है, कब खाना है, ये जो रूटीन है उनका वो किस क्लॉक के तहत चल रहा है, बायोलॉजिकल क्लॉक के तहत चल रहा है, यानी सूरज से पहले आपको खाना खा लेना है ना? और सूरज के निकलने से पहले आपको उठ जाना है। ट्रू। तो ये बड़ी बेसिक और बुनियादी चीज़ें हैं जो कि एक इंसान के अंदर क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यानी चॉइसेस। बहुत अहम नुकता है ये कि आपकी चॉइसेस मीनिंगफुल हैं या नहीं, और वो बनेंगी वालिदैन के ज़िंदगी से कि उनकी चॉइसेस क्या हैं, मीनिंगफुल है या नहीं है। हाँ, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की हमने, वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन आखिरी पे मैं जो सवाल पूछना चाहूँगा ये है कि मुस्लिम ही क्या, यूथ में जो है सुसाइड रेट अब बढ़ रही है, स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। आपकी नज़र में इसका इलाज क्या है, और क्या आपने ऐसी कोई स्टोरीज काउंटर की हैं कि जहाँ सुसाइड्स हुए हो? इस पे ज़रा सा बताएं हमें। ये सवाल आपने किया है, इस पे तो मैं आपको मतलब शुक्रिया अदा करूँगा इसका, क्योंकि मेरे नज़दीक भी नशे के बाद अगर कोई सबसे बड़ा क्राइसिस है इस वक्त, वो सुसाइड है, और ये यूथ में सबसे ज़्यादा है। और इसके कोई एक रीज़न नहीं है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, और वो रीज़न एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अभी रिसेंटली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बच्ची ने सुसाइड किया 2 दिन पहले, और उससे पहले भी 6 महीने पहले एक सुसाइड हुआ, फिर 1 महीने पहले सुसाइड हुआ। ये बैक टू बैक 5 से 6 सुसाइड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो चुके हैं जो स्टूडेंट ने किए हैं। अब सवाल ये है कि इस सुसाइड जो हो रहे हैं, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाए? कुछ लोग कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन ज़िम्मेदार है, कुछ लोग कहते हैं सराउंडिंग, कुछ लोग कहते हैं माहौल, कुछ लोग कहते हैं एडिक्शन, मोबाइल वगैरह-वगैरह। मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने इसका ऑर्डर ख़राब किया हुआ है। हम अगर ऑर्डर से चलें तो देखेंगे कि सबसे पहले अगर कोई ज़िम्मेदार है इसका, तो वो वालिदैन हैं जिनकी वो औलाद है। ट्रू। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को मकसद हयात मुंतकिल नहीं किया उसके अंदर, पर्पस ऑफ लाइफ। अगर कोई इंसान अपने आप को ख़त्म कर ले रहा है, सुसाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके पास उसका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं था। और ये ज़िम्मेदारी किसकी थी? कुरान सूरह तहरीम में कहता है कि बचाओ अपने आप को। ये बात किससे चल रही है? अल्लाह ताला उससे बात कर रहा है, वालिदैन से। कुरान कहता है कि बचाओ अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। तो जिम्मेदारी किसके ऊपर रखी? पेरेंट्स। पेरेंट्स के ऊपर रखी ना। तो पर्पस ऑफ लाइफ इनकलकेट करना बच्चों के अंदर, ये किसकी जिम्मेदारी थी? वालिदैन की थी, पेरेंट्स के। हाँ। पेरेंट्स की थी। True. और बच्चे का ऐसा कर रहे हैं, तो सबसे पहला जिम्मेदार कौन? पेरेंट्स। इसीलिए पेरेंट एजुकेटर की जो आपने बात की थी, वो इसीलिए ज़रूरी है कि उनको जो ये बताया जाए कि आपकी अपनी नस्लों को किस तरीके से परवान चढ़ाना है। ग्रेट ग्रेट। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमारे नाजरीन को भी। जाते जाते मैं मुस्तफ़ा तैयब से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई मैसेज रहेगी यंग एंड ओल्ड ऑडियंस से जो हमें देख रहे हैं, तो वो क्या है? देखिए, वो जो स्टोरी मैंने सुनाई थी आपको, वो सबसे बड़ा मैसेज है। यानी वो जो बात था, असल में प्रॉब्लम ये थी, उसने जो स्टेटमेंट बोला वो इस वजह से बोला कि वो अपनी आइडेंटिटी खो बैठा था। ट्रू। क्यों? क्योंकि उसकी जो सराउंडिंग थी, उसकी वजह से, उसके अंदर उसकी क्या सलाहियतें हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या मुआवजे डाले हैं, वो सलाहियतें उसकी नर्चर ही नहीं हो पाई। तो मैं इस कहानी के ज़रिए से यूथ को ख़ासकर ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो अपना पर्पस ऑफ लाइफ तलाश करें। जिस दिन उन्हें पर देखिए, ज़िंदगी को मीनिंगलेस होने के लिए
इतना ही काफ़ी है कि उसमें से पर्पस ऑफ लाइफ निकाल दें। ट्रू। बड़ी खूबसूरत बात कही। सलमान आसिफ सिद्दीक हैं, एक बड़ा नाम है वो, और बच्चों की तरबियत में बहुत बड़ा काम है उनका। तो बहुत फिलोसफिकल बात है ये कि अगर किसी इंसान की ज़िंदगी को मीनिंगलेस करना है ना, तो उसमें से पर्पस ऑफ लाइफ निकाल दें। ट्रू। और वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें वहीं से मिलेगा जिसने हमें पैदा किया है। वही हमें बताएगा कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये थे मुस्तफ़ा तैयब जो अलीगढ़ से हमारे स्टूडियोज़ में आए थे और इनके साथ हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये गुफ्तगू अच्छी लगी, आप इसको शेयर करें, हमारे एक्स और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। किसी और पॉडकास्ट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।